क्या आपने अपने शहर के जनजीवन पर कभी गौर किया है? गर्मी की शुरुआत के साथ ही लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं। टोटियों और जल टैंकरों के आगे लंबी कतारें लगी रहती हैं। अखबारों में भयावह जल संकट की खबरें छपती हैं। लोग बोतल बंद पानी के भरोसे अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। डैम और तालाब पोखर सूख रहे हैं। छोटी बड़ी नदियों में पानी के साथ कचरा बह रहा है। घटते भूजल स्तर के कारण बोरिंग फेल हो रहे हैं। लोग बोरिंग करने वाली एजेंसियों की चिरौरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी आपने गौर किया है, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगी है। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर मात्र एक या दो व्यक्ति सवार हैं। पहले गंतव्य तक पहुंचने की होड़ में लगातार कान फाड़ू हॉर्न बजाते हैं। अवेयरनेस, एक सचेतता, एक जागृति टाइप की बात आनी चाहिए कि यदि वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है तो अपने वाहन घर से लेकर ना जाए, क्योंकि रांची जैसे शहर में आज के डेट में पार्किंग की भी सुविधा पर्याप्त जगह में नहीं है। अगर हम पार्किंग का पैसा दे भी देते हैं तब भी बहुत जाम लगता है। यहाँ का रोड जो है इतने ट्रैफिक को लेने में सक्षम नहीं है। एक तो जाम लगता है और जाम में स्टॉपेज पे जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी होती है, उससे काफ़ी धुआं निकलता है। आदमी को चाहिए कि जो सरकारी सिटी बस चल रही है या जो पब्लिक व्हीकल से अलाउड है उसका यूज करें। अगर एक बस में हम चल सकते हैं तो उतना पोल्यूशन नहीं देगा, जबकि उतने ही बस में अगर 30 आदमी बैठ के जाना है, 30 आदमी अपनी अपनी कार लेके निकले। नंबर 2, हम अवॉइड करें अनावश्यक शहर के बीचों बीच वाहन ले जाने से। अगर हमको लंबी दूरी में चलना है, रुकना नहीं है, उस रास्ते से क्रॉस करके काफ़ी दूरी तय करनी है, देन हम अपना गाड़ी यूज करें। नहीं तो हम इसको मिनिमाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाहनों को यूज करें। जो व्यवस्था में हमारा कार्बन का जो रेशियो जो हमारा प्राकृतिक में है, उसको हम माइनिंग के द्वारा उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ये उसके बाद में कल कारखाना के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं, आदमी के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे जो नदियाँ जो बहती है वो नदी का जल स्तर जो नीचे गिर जाता है, तो जैसे कि शरीर में जैसे खून चलता है ना, तो खून कहीं कहीं बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो नदियों का बहना प्राकृतिक रूप जो शरीर है उस शरीर को डिस्ट्रॉय करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा जल स्तर, जल का जो चक्र है, जमीन पर, जमीन के नीचे, आसमान पर, आसमान के सतह पर, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को जल संरक्षण की प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग को पूरी तरह से उसको सुरक्षित रखना है। और उस कार्य में आम लोग का सहयोग से ही होगा। सरकार या कोई संस्था इस काम को नहीं कर सकती। चिलचिलाती धूप से सुकून देने वाले एयर कंडीशनर्स भी मॉल, रेस्टोरेंट और अपार्टमेंट के साथ बढ़ रहे हैं। जहां कभी छोटे बड़े पेड़ हुआ करते थे, अब वे रिहायशी इलाकों में तब्दील हो गए हैं। कंक्रीट के जंगल उगाए हैं। सांस लेना दूभर हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ में इजाफा हो रहा है। श्रमिकों की श्रम शक्ति घट रही है। इन तमाम घटनाओं को देख जानकर भी अगर हम आत्ममग्न हैं तो यह मानकर चलिए कि समाज, शहर, राज्य, देश और पूरी सृष्टि की तबाही के लिए हम जिम्मेदार हैं। मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि जलवायु बदल रही है तो इसमें हम क्या करें? वैश्विक तपन या जल संकट अथवा वायु प्रदूषण के लिए क्या हम अकेले जिम्मेदार हैं? निजी दायित्व के प्रति यह उदासीनता व्यापक नुकसानदेह है। इस उदासीनता से निकलकर एक जवाबदेह सोच को विकसित करने की जरूरत है। जरूरी है कि हम पूरी जवाबदेही के साथ सोचें कि बारिश की ताजा बूंदों को संजोने की बजाय भूजल भंडारों को खाली करने में कौन लगा है।
जल स्तर अगर 100 फीट के बजाय 150 फीट नीचे चली गई है तो 400, 500 या उससे भी अधिक डीप बोरिंग करने में हमें कहां संकोच हो रहा है। नदियों की घाटों को कौन सिमटा रहा है? नदी, तालाबों और समुद्रों को प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशी, बोतल सहित अन्य जहरीले कचरों से कौन भर रहा है? परिवेश को विकिरणों से भर देने वाली उपकरणों की दीवानगी किसकी है? देखिए, भावी पीढ़ी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाला समय में उन्हीं को फेस करना है। हम लोग का जनरेशन या इसके जो हैं वो सब तो एक टाइम तक ही हैं, तो उनको इसके प्रति ज़्यादा सजग रहना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम लोग जब हैं, वर्तमान पीढ़ी जो है, इसके बारे में प्रशिक्षित करने का, जानकारी देने का या उस दिशा में कैसे इसको रोका जाए, वो प्रयास हमें बराबर करते रहना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये जैसे कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान की पढ़ाई विद्यालय में होती है, स्कूल लेवल से होती है, तो पर्यावरण की पढ़ाई भी एक सब्जेक्ट को स्कूल से ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हर विद्यार्थी में, हर बच्चों में इसके प्रति जागृत भावना, जागरूक रहने के बारे में क्या क्या करना है उसकी जानकारी जरूरी है। और इससे निपटने के जो तरीके हैं व्यक्तिगत लेवल पर, समाज लेवल पर, सरकार लेवल पर, उसके प्रति भी उनको बताना जरूरी है कि भाई आने वाला समय तुमको इससे झेलना होगा। अभी से तुम अपने इसको कल्चर के रूप में इसको तुम एडॉप्ट करो और इसका तुम निराकरण के बराबर सोचो। कोई भी काम करते हो, कहीं भी करते हो, तो इसके बारे में ध्यान रख के करो। चाहे वो मशीन का प्रयोग हो, हवा का उपयोग का हो, व्हीकल का हो, एयर कंडीशनर का हो, कम से कम यूज करें, या जितनी सावधानियां बताई गई हैं उनको ये प्रयास शुरू से ही करने का रखें, ताकि वो जागृत रहें, से ज़्यादा अच्छी तरह से उसको डील कर सकें आगे आने वाले समय। आर्थिक उदारवाद ने हमारी निजी जीवन शैली, रोजमर्रा की जरूरतों, आकांक्षाओं और आर्थिक क्षमताओं में जो कुछ बदलाव लाए हैं, उनका कार्बन के बढ़ते उपभोग व उत्सर्जन से सीधा संबंध है। प्राय जितने भी प्लांट हैं, हम लोगों ने उन्हें शर्त दे रखा है कि आइदर यू कीप योर वेस्ट वाटर इन क्लोज सर्किट। जो पानी आप ड्रॉ कीजिए तो पानी को आप यूज कीजिए, आप तो बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं कीजिए। अगर डिस्चार्ज करते हैं तो उसको आप उपचार करके और उपचार भी करें तो इन कन्फॉर्मिटी विथ द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल। और इंडस्ट्रीज प्राय इसका पालन करते हैं, लेकिन चूँकि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि स्टैंडर्ड का मानक का अनुपालन करने के बावजूद भी यदि डिस्चार्ज की मात्रा अधिक हो जाएगी, बहुत से इंडस्ट्रीज रहेंगे और सबसे डिस्चार्ज उस तरह से होगा, और रिसीविंग वाटर बॉडी है उसकी मात्रा कम रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जो इनलेट वाटर इन कन्फॉर्मिटी विद द स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी जो रिसीविंग वाटर जो है पॉल्यूटेड स्थिति में आ सकता है। ब्रांड और क्वालिटी के नाम पर हर चीज की पैकेजिंग की जाती है। ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा है। हमारे कारनामों से धरती का तापमान बढ़ रहा है। जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। धरती के तापमान को बढ़ाकर हम अपनी दुनिया को काफी बदल चुके हैं। यह मानव जाति के लिए ही नहीं, जैव विविधता के लिए भी खतरनाक है। भारत समेत 69 देशों में जैव विविधता से भरे और बहुमूल्य पारिस्थितिकी सेवा प्रदान करने वाले मेघवन हैं। पिछले 2 दशकों में इन मेघवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। अर्थ सिक्योरिटी द्वारा 2022 में जारी क्लाउड रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10,420 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मेघवन है, जिसमें पिछले 20 वर्षों में 691 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है।
वनों की कटाई से हम सीधे संबंध नहीं है, फिर भी इनके संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने के लिए हम पौधे लगा सकते हैं और फिर प्रेरित भी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNUE का मानना है कि पानी के बाद रेत दूसरा सबसे बड़ा दोहित संसाधन है। इसका सबसे अधिक खनन होता है। झारखंड जैसा राज्य इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। इसका नदी की प्राकृतिक पारिस्थितिकी पर जबरदस्त असर पड़ा है। विकास के नाम पर कृषि के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बेतहाशा प्रयोग बढ़ा है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आई है। जलीय स्रोत प्रदूषित हुए हैं और फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मेरा बंजर ज़मीन पड़ा हुआ था, मैं जनवन के तहत आम बगान लगाया। इसमें फ्यूचर में मेरा बेनिफिट होगा, मेरा परिवार भी बेनिफिट होगा। इस तरह से दूसरे को हम इंस्पायर करना चाहता है कि मेरा मत आप लोग भी प्लांटेशन कीजिए। मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत 2200 आम और 1780 सागवान का पेड़ एक बंजर भूमि पर लगाए हैं, जो कि आने वाले वर्ष पर हम लोगों को इससे लाभ मिलेगा। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अब हम प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ रही है, फसलों पर असर पड़ रहा है, भूजल स्तर घट रहा है, अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, वानिकी प्रभावित हो रही है, जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गौरैया, गिद्ध और कौवे अब कम दिखाई पड़ते हैं। पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम हर एक साल के लिए एक पेड़ लगाना चाहिए। ये सोचना भी कि ये क्यों ज़रूरी है, ये मुझे लगता है मूर्खतापन वाला सवाल होगा। ऑक्सीजन के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। सो पेड़ लगाने से हम लोग सबसे पहला काम तो ऑक्सीजन की क्वालिटी में ऐड करेंगे। दूसरा, आपके घर के बगल में अगर पेड़ लगा है और आप अगर उस पेड़ की छाया में जाते हैं तो आपको खुद ही आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। हम लोग हर कोई किसी न किसी हाईवे पे किसी न किसी पेड़ के नीचे वो पूड़ी और सब्ज़ी ज़रूर खाए होंगे। कभी हमने सोचा कि वो पेड़ किसने लगाया था? किसी ने हमारे लिए लगाया, ये नहीं सोच के कि हम किसी दिन वहाँ बैठेंगे। आज आपके पास भी मौका है, हम लोग भी सब मिलकर पेड़ लगाते हैं। क्या पता आज से 20 साल बाद वहाँ पे कोई उस छाया को कोई और इस्तेमाल कर पाए। ऑफ कोर्स पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण में पेड़ का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा ये रोल है कि ये जो भी कार्बन एमिशन हम लोग करते हैं वो पेड़ नेचुरली उसको सिंक करता है। सो उम्मीद है कि हर कोई अपने अपने जगह पर कोई भी पेड़, फल, फूल जो भी लगा सकते हैं उसको प्लीज़ पेड़ लगाइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। महासागर उफन रहे हैं, बस्तियां वीरान हो रही हैं, बड़ी जनसंख्या बीमारियों की शिकार हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हमारा सामाजिक आर्थिक ताना बाना बिगड़ रहा है, संकट बढ़ता जा रहा है, परिणाम भयावह होते जा रहे हैं। कहते हैं छिट्टी जल पावक गंग समीरा पंच तत्व है। जगत जो है ना वो 5 तत्व से है, जिसमें से जल और वायु ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखा जाए कि नदियाँ सूख रही हैं, हवा जो है सो गंदगी फैल रहा है, हवा में पोल्यूशन रेट आया, तो ये जो वातावरण है बैलेंस का इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये प्रकृति का जो दिया हुआ चीज़ है वो मात्रा किस रेशियो में होना चाहिए, वो अगर मेंटेन नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर सम्मेलनों, योजनाओं
नीतियों और आंदोलनों के मार्फत जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से विचार किए जा रहे हैं। लेकिन व्यष्टि से समष्टि बनती है। हमारा छोटा से छोटा प्रयास पूरी दुनिया के लिए पर्याप्त संरक्षण की दिशा में कल्याणकारी कदम साबित हो सकता है। जरूरत है सकारात्मक सोच विकसित करने की। हम पर्यावरण को सीधे जीवन से जोड़कर देखें। और ये प्योर गर्मी का मौसम है और अचानक बारिश होना ये क्लियर इंडिकेटर है कि पर्यावरण में कुछ तो झोल है। सो ये समझना ज़रूरी है कि ये पर्यावरण का जो भी चेंज या जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे का रीज़न हम लोग खुद हैं। और ये ज़रूरी है कि सिर्फ इस प्रॉब्लम को समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें यह भी ज़रूरी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और करना भी हमें ही है। सो बहुत ही सिंपल है, हम लोग कुछ चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, पेड़ लगाएं। हम लोग जब बाहर जा रहे हैं और अगर हम लोग अब जैसे आप एसी खरीद रहे हैं तो कृपया कर 5 स्टार रेटिंग वाली एसी खरीदें। उससे ये होगा कि रूम जल्दी ठंडा होगा, बिजली कम कंजम्पशन होगा। तो ऐसे इंटेलिजेंट चॉइसेस एज ए कंज्यूमर लेना ज़रूरी है। ये सब थोड़े थोड़े एक्टिविटीज़ को कर कर हम लोग पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज के संदर्भ में ये तो वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। आपको इसमें उद्देश्य मिलेगा कि जब रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो वो भी अपने कुटिया में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। ये वैदिक काल की बात है कि जो रामायण का कथा है उस समय भी। तो जितने आदमी जो हुए हैं, जितने जो समझदार आदमी हुए हैं विश्व में, जितने भी पूर्वज में समझदार आदमी हैं, सभी ने वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, फलोद्यान आदि का कार्य में संलिप्त पाए गए हैं। उसी कड़ी को अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भौगोलिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से पर्यावरण का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी, समाज लेवल पर भी एनजीओ के थ्रू या और भी कोई संगठन बना करके सरकार के अलावा भी लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसमें सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके प्रति सतर्क हैं और वो जागरूक भी हैं और वो जितने संसाधन उनके पास है उनको लेकर के उसका रोकने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद से एक राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था है भारत विकास परिषद, उससे मैं जुड़ा रहा हूँ और वर्तमान में मैं 2 साल से इसके महासचिव झारखंड के दायित्व में हूँ। तो हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी इसको रोकने के लिए, जो संरक्षण है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में क्या है कि हम लोग लोगों को जागृत करने के लिए सदस्यों को, समाज को गांव में जा करके या शहर में भी सेमिनार का आयोजन करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, बैनर लगा करके सबको प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। वृक्षारोपण हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है जो हर साल हम लोग हर समय, खासकर बरसात के समय जब वृक्ष लगाया जाता है उसमें भी रोकने का प्रयास करते हैं। लोगों को प्लास्टिक यूज न करने का या और भी सारी चीज़ों जो डिस्पोजेबल हैं उस सबको कैसे प्रयोग में लाया जाए, इसका हम लोग प्रयास करते हैं लोगों को जागृत करके, और घर में तो करते ही करते हैं। खाली जमीन पर कुछ पौधे लगाकर हम अपनी संतान की तरह हम उन्हें पोषित, पल्लवित कर सकते हैं। अकारण चल रहे बिजली के उपकरणों को बंद कर ऊर्जा का हम संरक्षण कर सकते हैं। के लिए करते हैं, फ्रिज के लिए करते हैं, तो सबसे पहले लाइटिंग लें तो एप्रोप्रिएट लाइट लगाएं। जहाँ पर कम लाइट चाहिए, जैसे पूजा रूम, स्टेयरकेस या पैसेज, जहाँ इतना लाइट चाहिए कि आप वहाँ चल फिर सकें, वहाँ एक आप LED लगाएं। उसके अलावा जहाँ थोड़ी और ज़्यादा लाइट चाहिए, जैसे टॉयलेट में, बाथरूम वगैरह, किचन में, वहाँ आप CFL लगाएं 5 से
10-15 वाट तक की, और जहाँ बड़ा हॉल है वहाँ पर आप T5 ट्यूबलाइट लगाएं। ऐसे ही अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपकी अप्रोप्रिएट लाइटिंग हो जाएगी। उसके अलावा स्मार्ट यूज़ में ये आप कर सकते हैं कि जहाँ ट्यूबलाइट पहले से है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको ऑन करने में देर मतलब फालतू ना जले, वहाँ छोटा सा आप LED लैंप लगा के रखे रहिए। और जब तक कि पूरा अंधेरा ना हो, जब आपको पूरी लाइट की ज़रूरत ना हो, उस लाइट से काम इतना चला सकते हैं आप कि जैसे आपको जूते उतारने, चप्पल पहनने, उतनी लाइट से आप काम चला, उसको बोलते हैं स्मार्ट यूज़ ऑफ लाइटिंग। फिर टास्क लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना ही है खाली, तो आप उस एरिया में जहाँ आपको पढ़ना है या कुछ काम करना है, एक अलग से छोटी लाइट वहाँ लगा दें। जैसे आप ड्रेसिंग टेबल, आपको स्टडी रूम हुआ, ऐसी जगह में टास्क लाइटिंग लगाएं, तो वो होती है अप्रोप्रिएट लाइटिंग। ये बजाय ये करने की कि पूरे घर में आपने ट्यूबलाइटें और ये बड़ी बड़ी सब लगा दिए और फिर उनका आप करेक्ट इस्तेमाल ना करें, उससे आप अननेसेसरी बिजली लगाएंगे। जल के लीकेज को हम बंद कर सकते हैं, जल के पुनर्भरण की व्यवस्था कर सकते हैं, कागज की बर्बादी रोक सकते हैं, पटाखों को ना कर सकते हैं, भोजन नष्ट होने से बचा सकते हैं, एयर कंडीशनर्स के बजाय प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में बांस उपजाने की असीम संभावनाएं हैं। बताते चलें कि बांस दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह अन्य पेड़ों की तुलना में कार्बन तेजी से खींचता है। बांस के पौधे कीट रोधी होते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकने और उर्वरता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। झारखंड जैसे राज्य में बांस की खेती को प्रोत्साहित करके भी पर्यावरण संरक्षण के दिशा में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जरूरत है कुदरत को बचाने के लिए एक सकारात्मक सोच की, जागरूकता की और संकल्प में दृढ़ता की। जरूरत है अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालसाओं को नियंत्रित करने की। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो हर रोज तिल तिल कर पूरे जीवन जगत को संकट के गर्त में धकेल रहे हैं, जिसका खामियाजा हम और हमारी असंख्य पीढ़ियां भुगतेंगी।